तो बात करेंगे टेस्ट नंबर 2 की। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, सो ये फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है ना, फुल लेंथ टेस्ट नंबर कौन सा है भाई? 2 है, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, हमारे पास ये जो है टेस्ट नंबर, हम बात करें टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर क्या है? 30 है। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा पूरा सिलेबस कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मतलब जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बस उसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, है ना। जो डिफिकल्टी लेवल होगा, मैं पहले से बताता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ज़्यादा आसान भी नहीं होगा, है ना। हर डायमेंशन कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विथ रेफरेंस टू वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हमको बात किसकी करनी है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन अलाउज द प्रिजर्वेशन ऑफ ओनली डिजायरेबल जेनेटिक ट्रेट इन द प्लांट पॉपुलेशन। देखो भाई, ऐसा नहीं किसी पर सिर्फ डिजायरेबल जेनेटिक ट्रेट रहेंगे, डिजायरेबल के साथ साथ अनडिजायरेबल जेनेटिक ट्रेट भी रह सकते हैं। बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हम एक प्लांट पार्ट को दूसरे प्लांट पार्ट से मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिजायरेबल भी आ सकता है, जो न्यू प्रोजेनी है उसमें नॉन डिजायरेबल भी आ सकता है। ग्राफ्टिंग एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व जॉइनिंग द टिश्यू ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। नो, ग्राफ्टिंग में हम टू डिफरेंट प्लांट्स को कर ही सकते हैं, बट सेम प्लांट्स को भी कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, सेम प्लांट का भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वन डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द पोटेंशियल लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास मायोसिस होता है उसके अंदर हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है। बट वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या है? फॉर्म बेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास सिर्फ माइटोसिस रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस होता है। दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग डिसीज। हाउ मेनी ऑफ योर डिसीज हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो देखो, पोलियो 2014 में इंडिया से इरेडिकेट हो गया था। यॉस जो है 2016 में इंडिया से इरेडिकेट हो गया था। सिकल सेल एनीमिया अभी भी है। सो यहाँ पे ओनली 2 आर इरेडिकेटेड इन इंडिया। यॉस जो है बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो। बहुत सारे ट्रांसप्लांट करने वाले सीडलिंग, मतलब सपोज करो कि ट्रांसप्लांट समझते हो, मतलब हमने जैसे धान हो गया, कोई भी पैडी हो, उसको हम क्या करते हैं? खेत में पहले तो बोते हैं, पहले सीड्स को फेंक दिया जाता है खेत में, तो उससे छोटे छोटे सीडलिंग्स निकलते हैं ना, उसको दूसरे खेत में उगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन कुछ सीडलिंग ग्रो नहीं करते, बिकॉज कुछ में क्या होता है, जो रूट हेयर होता है ना, वो लॉस हो जाता है ट्रांसप्लांट शॉक की वजह से। आप सपोज करो सीडलिंग है, इसको ऐसे लगा दिए कहीं पे, तो आपने जब लगाया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, इसीलिए क्या हुआ? जो रूट हेयर से वो लॉस हो गए, जिसको रूट रॉड बोलते हैं। ठीक है ना, रूट रॉड बोलते हैं, जिसकी वजह से जो रूट हेयर्स थे उसके अंदर, सीडलिंग्स के अंदर, वो लॉस हो गए, उसीलिए हमारे पास वो ग्रो नहीं कर पाते मैक्सिमम जो ट्रांसप्लांटेड सीड है वो। सो द ट्रांसप्लांट शॉक लीड टू रूट रॉड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सीडलिंग्स, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीडलिंग्स जिससे वो नहीं ग्रो पाते, वो क्या है? ट्रांसप्लांट शॉक। तो हमेशा याद रखना कि भाई हमको, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन कवर किए हैं, है ना, ऐसा नहीं कि भाई अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। भाई सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना, वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपके मार्क्स पक्के आने वाले हैं। तो हमेशा स्ट्रेटेजी हमको एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी के ऊपर बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ठीक है ना, क्लोज कॉन्टैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से कौन कौन सी डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है? हाउ मेनी ऑफ द अबव डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो ट्यूबरकुलोसिस बच्चे को पता है ना। क्या हेपेटाइटिस सी जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो सकता है या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट से हो सकता है? जो हेपेटाइटिस सी है भाई, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। ये तो नीडल प्रिक, अगर किसी का नीडल प्रिक इंजरी हो जा रहा है या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया किसी का, तो ये फैल सकता है। मम्स भी ड्रॉपलेट से फैलते हैं। ठीक है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। हमको किसकी बात करनी है भाई? बाई प्रोडक्ट की बात करनी है, शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट की बात करनी है। प्रेस मड कैन बी यूटिलाइज एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट रिच कंपोजिशन। जो प्रेस मड है उसको हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रेस मड क्या होता है? प्रेस मड रेसिड्यू है भाई। रेसिड्यू किसका? जब शुगर केन का जूस भी निकालते हैं, तो शुगर केन का जो जूस निकालते हैं ना भाई, उसका ये रेसिड्यू है।
सो उसको बोलते हैं प्रेस मड। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में जो आप समझना एग्जांपल के तौर पे जब जूस निकालते हैं गन्ने का, तो जो मशीन आता है उसमें गन्ने से डालते हैं तो गन्ने इधर जूस निकालते हैं, सफेद सफेद जो यहाँ से निकलता है ना गन्ने का, उसको क्या बोलते हैं प्रेस मड। प्रेस करने से जो निकला उसको बोलते हैं प्रेस मड। ओके, न्यूट्रिएंट रिच कंपोजिशन होता है इसलिए इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर केक कैन सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक फीड ड्यू टू हाई प्रोटीन कॉन्टेंट। देखो फिल्टर केक की बात हो रही है, ठीक है। फिल्टर केक मतलब वही जो ये प्रेस मड है, इसको और क्या बोलते हैं फिल्टर केक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। तो इसको देखो भाई लाइव स्टॉक के लिए फीड के लिए मेन इस्तेमाल नहीं होता, एक रॉ मटेरियल होता है जो बचा हमने। इसका मेन इस्तेमाल क्या होता है सॉइल को कंडीशन करने के लिए। आप सॉइल में डाल दोगे तो सॉइल एकदम न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। इसको बचा खुचा को उसमें तो कुछ बचा नहीं, प्रोटीन रिच होता है, लेकिन इसको हम गाय बैल को नहीं खिलाते भाई। सॉइल कंडीशनिंग के लिए मेन इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर ड्यूरिंग द शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन ब्रीवरेज कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर ब्रीवरेज कार्बोनेशन। सपोज करो थम्सअप के अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ पे कार्बोनेशन करना है, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली टू, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। हमको बात किसकी करनी है, रोल ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन की बात करनी है इन दी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। एक्टिवेटेड कार्बन हेल्प इन रिमूव डिजॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट। देखो भाई डिजॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट को रिमूव नहीं करेगा, ये याद रखना। जो गंदगी है उसके अंदर, ठीक है ना, उसको यहाँ पे रिमूव करता है थ्रू एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से नहीं। बिकॉज आप पानी से आप मिनरल्स एंड सॉल्ट निकालेंगे तो फिर पानी पीने का फायदा ही क्या रहेगा भाई। यहाँ पे गंदगी को निकालेंगे, गंदगी लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल। सेकेंड क्या, एक्टिवेटेड कार्बन एड इन रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज क्लोरीन वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग विद देम। बिल्कुल सही बात है, ये फैस तो गलत हो जाएगा। एक्टिवेटेड कार्बन एनहांस दी pH लेवल ऑफ वाटर मेकिंग इट मोर एल्कलाइन एंड इम्प्रूविंग इन टेस्ट। क्या एक्टिवेटेड कार्बन जो है इसको एल्कलाइन बना दे ना भाई। देखो कोई मिनिमली इफेक्ट करता है pH को, मिनिमम इफेक्ट करता है pH को, बस इसका टेस्ट को कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेटेड कार्बन टेस्ट को बढ़ा देता है बाई, है ना, रिमूविंग द केमिकल्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि उसके अंदर प्रेजेंट, इसके उससे खराब टेस्ट आता है उसको रिमूव कर देते हैं ये, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट क्या हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 7 है रिगार्डिंग एंटीऑक्सीडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर द कंपाउंड विद फ्री रेडिकल्स। नो, फ्री रेडिकल्स नहीं होते हैं भाई। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो फ्री रेडिकल्स नहीं होते, फ्री रेडिकल्स तो हमारे खराब होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में फ्री रेडिकल नहीं होते। ये फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसको रेडिकल को, फ्री रेडिकल क्या करते हैं ये, है ना, रिमूव कर देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। सो फर्स्ट अगर इनकट हो जाता है तो आंसर क्या होता है, सीधा डी होता है भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। एंड विटामिन ए, है ना, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब क्या है भाई, एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू हैवी वाटर DTO की बात करनी है, ड्यूटेरियम D2O। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, हैवी वाटर इज नोन एज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, ऊपर लिखा हुआ है। हैवी वाटर इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रेसर इन साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा बोथ 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है विद रेफरेंस टू दी हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड देयर एप्लीकेशन कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे बात किसकी जा रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की जा रही है एंड देयर एप्लीकेशन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल आर यूज्ड इन स्टेशनरी पावर जनरेशन एप्लीकेशन। ये भी सही बात है यार, तो दोनों सही है और यहाँ पे दोनों का एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हो जाएगा ए। ऐसा लगेगा बट ये इंडिविजुअली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना भाई। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एनर्जी कैसे जनरेट करती है ये बताया जा रहा है स्टेटमेंट 2, एंड स्टेटमेंट 2 बता रहा है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो दोनों सही है बट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ग्राफ्टिंग व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक वेयर द बार्क ऑफ द स्टॉक इज रिमूव्ड। बार्क ऑफ द स्टॉक इज रिमूव्ड एंड द साइकन इज इंसर्टेड इनटू द एक्सपोज्ड कैम्बियम लेयर। देखो बार्क रिमूव किए जा रहे तो इसे क्या बोलेंगे, बार्क ग्राफ्टिंग। सिंपल सी बात, तुक्का भी लगाना तो सोच समझ से लगाना भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम एंड देयर फंक्शन। हमको एंजाइम को उनके फंक्शन के साथ जोड़ना है। एमाइलेज जो है वो क्या करता है, शुगर को ब्रेक करेगा, बिल्कुल मतलब स्टार्च को ब्रेक करेगा इनटू शुगर। लाइपेज जो है फैट में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस को फैट करेगा भाई, लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा उसको। एंड पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है यार। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसाइज करेगा डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। यस, करेक्टली मैच पूछा तो ऑल फोर आर करेक्टली मैच, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है विद रेफरेंस टू मीथेन एमिशन। हमको बात किसकी करनी है भाई, मीथेन एमिशन की बात करनी है। देयर सोर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीथेन एमिशन फ्रॉम नेचुरल वेटलैंड्स अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द मीथेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ग्लोबली। देखो भाई, मेजोरिटी ऑफ द मीथेन जो है ना वो कहाँ से निकलता है, वेटलैंड से निकलता है क्या? नो, मेजोरिटी ऑफ द मीथेन जो है वो एग्रीकल्चर से निकलता है, एग्रीकल्चर फील्ड से। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एमिशन बिकॉज, है ना, एमिशन ड्यू टू द एंट्रिक फ्रेगमेंटेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल सी बात है। लाइफ स्टॉक फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई गाय उबा रहा है, गाय पाल रहा है, बकरी पाल रहा है, तो उसके पेट में क्या खाना, चारा खाएगा, चारा खाने के बाद उसके पेट में डाइजेशन होगा तो यहाँ पे गैस बनेगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट में गैस बनता है, तो वहाँ से मुंह से क्या निकल, ढकार मारेगा तो क्या निकलेगा, CH4 निकलेगा, मीथेन निकलेगा। सो दे आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन, सो इट इज करेक्ट। Coal mining and extraction process contribute minimally to the methane emission compared to other fossil fuel extraction activities। बिल्कुल सही बात है। फॉसिल फ्यूल से जितना निकलता है ना वो इसके मुकाबले कोल माइनिंग से बहुत कम निकलता है यार। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब समझ लेना जो हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साइड में होते हैं, मतलब जो यूरोप में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हमारे जनरली इंडिया की बात करें तो हमेशा ऐसे दिमाग में दो चीज़ रखना, फिर दोनों कंपेयर करना। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो क्लियर फ्रंटल, वहाँ पे जो साइक्लोन्स बनते हैं वो फ्रंट की वजह से बनते हैं, ठीक है ना, हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम वेयर एज दिस सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, ठीक है। बट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द फ्रंट्स। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी वेयर एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी। बिल्कुल सही बात है भाई। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए भाई लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। बस जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनके पानी से कोई लेना देना नहीं है, उनका कन्वेंशन से कोई लेना देना है, उनका सोसाइटी लेना देना है फ्रंट से। तो फ्रंट जो है वो तो लैंड में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं यार। दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल सही बात है, याद रखना। यूरोप से जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो किधर तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं, ऐसे याद रखना। और जो हमारे पास अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो कैसे मूव करते हैं, बे ऑफ बंगाल में कोई ओरिजिनेट होता है तो वो किसकी तरफ जाता है, उड़ीसा की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ। तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम व्हाट, है ना, दे मूव इन द डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो उल्टा उल्टा याद रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज को याद रखो उसके बाद उसका उल्टा। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। तो बच्चे को पता होना चाहिए भाई लार्जेस्ट एरिया जो है वो किसके अंदर है, गुजरात के अंदर, बिकॉज वहां पे कच्छ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, हाउ मेनी ऑफ दी above गिवन रिवर राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न घाट से कौन कौन से रिवर ओरिजिनेट करते हैं। तो सुवर्ण रेखा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछा गया है, इसलिए हमको यहाँ पे याद रखना है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट करता है यार, जो कि झारखंड के अंदर है ना, जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। वंशाधारा रिवर जो है, वंशाधारा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ईस्टर्न घाट से। जो ब्राह्मी नदी है ना वो अमरकंटक हिल्स जो है ना भाई एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, वहां से ओरिजिनेट करता है। सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। नागावली जो है वो आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट करता है। आंध्र प्रदेश में कौन से रीजन से, जो कि ईस्टर्न घाट के पार्ट है वहां से, ठीक है। सो यहाँ पे ओनली 2 आर रिवर्स दैट आर राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। हमको इंडस रिवर सिस्टम की बात करनी है। द इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स नियर बोखर छाऊ इन द तिब्बतन रीजन इन द कैलाश मानसरोवर रेंज नियर द मानसरोवर लेक। बिल्कुल सही बात है।
द रिवर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आर द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सपोज करो ये हमारे पास इंडिया हो गया, यहाँ पे नदियाँ बह रही है, इंडस इधर से जा रहा है, तो आप इधर से जब देखोगे तो ये लेफ्ट बैंक दिख रहा है भाई, नॉट राइट बैंक, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इंडस बेसिन कवर ओनली 3 स्टेट्स इन इंडिया, तो ये गलत है भाई, बिकॉज ये जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करता है, पंजाब से फ्लो करता है, हरियाणा से फ्लो करता है, राजस्थान से फ्लो करता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ से फ्लो कर रहा है, हरियाणा चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश से फ्लो कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसी पर सिर्फ 3 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 स्टेट्स हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन जो था वो कौन सा नंबर का था, 15 नंबर का। इस नंबर में हमारे पास मैंने बोला कि देखो भाई वंशधारा जो नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, उड़ीसा ईस्टर्न घाट से, है ना। नागावली जो है वो भी ईस्टर्न घाट से, नागावली जो है वो उड़ीसा के अंदर ओरिजिनेट करता है, उड़ीसा के अंदर, है ना, ईस्टर्न घाट से। एंड वंशधारा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, कुछ हमारे पास ग्लेशियर्स दिए हैं, और वहाँ से जो नदी निकलती है उसके बारे में बताना है। तो देखो ये थोड़ा सा अजीब वाले हैं, तो इनको हमेशा दीवार में चिपका के रखना, ठीक है ना। तो छोराबरी ग्लेशियर से क्या निकलता है भाई, मंदाकिनी नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर तो याद रहना ही चाहिए, जेमू जो तीस्ता नदी का जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, जेमू नदी से होता है। ZT से याद रख लेना, ZT। एंड SN से याद रख लेना, SN मतलब जो SN2 SN3 रिएक्शंस होते हैं ना, SN1 SN2 रिएक्शन जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उससे याद रखना। SN2 मतलब S से हमारे पास क्या आ जाएगा, N से क्या आ जाएगा, जो नुब्रा नदी है वो कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है भाई। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच हो जाएगा ऑल 3। छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, वही हमारे पास एग्जाम में आंसर सही कर पाते हैं, बिकॉज इसको तो आप एग्जाम में याद रखना बड़ा मुश्किल होता है यार सब चीज़ों को, ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट पर्माकल्चर फार्मिंग फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो पर्माकल्चर फार्मिंग को हमको कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से डिफरेंशिएट करना है भाई। स्टेटमेंट 1 क्या है, पर्माकल्चर फार्मिंग एनकरेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस। नो भाई, मोनोकल्चर तो खराब ही है। जो कन्वेंशनल फार्मिंग जैसे कि हम जहाँ पे राइस उगाते हैं, पेड़ी उगाते हैं, वहाँ पे हर मौसम धान ही उगाया जा रहा है, वो आ जा रहा है। तो पर्माकल्चर जो है वो मोनोकल्चर नहीं मल्टी कल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। सॉइल सैलिनिटी टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम इन पर्माकल्चर। भाई पर्माकल्चर एडवांस मेथड है जहाँ पे हम सॉइल को प्रिवेंट करने की बात करेंगे, तो सॉइल सैलिनिटी कम होगा यहाँ पे। जो कन्वेंशनल फार्मिंग जो सॉइल सैलिनिटी समय के साथ बढ़ता जाता है, वो यहाँ पे उसको उसके रिएक्शन में तो इसको बनाया गया है यार। पर्माकल्चर फार्मिंग इज इजीली अचीवेबल इन सेमी एरिड रीजन वाइल कन्वेंशनल फार्मिंग फेसेस चैलेंजेस इन सच एरिया। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज लिटिल वाटर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मल्चिंग एसेंशियल प्रैक्टिस। मल्चिंग में क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे सॉइल है, इसके ऊपर को हम घास फूस से कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रहता है। दूसरा जो घास फूस है वो उससे फर्टिलिटी उसको मिलती है यार, है ना। मल्चिंग इज एसेंशियल प्रैक्टिस इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग नॉट इन पर्माकल्चर। गलत बोल रहा है भाई, उल्टा बोल दिया। पर्माकल्चर के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस है, नॉट इन कन्वेंशनल, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया सोन अंडर द राबी क्रॉप हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीज ओवर द ईयर। बिल्कुल सही बात है। जो एरिया जो राबी क्रॉप मतलब जो हम विंटर सीजन में जो उगाते हैं उसका जो एरिया है वो बढ़ा है। एंड फार्मर आर इंक्रीजिंगली ऑप्टिंग फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड, बिकॉज इसका प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फूड ग्रेन्स। जो कि राबी क्रॉप में सपोज गेहूँ उगाते थे या फिर कोई पानी है तो धान उगाते थे, वो भी अब क्या कर रहे हैं, पल्सेस की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा है। लोगों को जो एजुकेशन आया है कि हाँ भाई इससे सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है, इससे न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलता है, तो उसके लिए उनका ऑप्ट कर रहे हैं इसको उगाने के लिए। एंड ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ राबी क्रॉप हैज इंक्रीज्ड, ये भी सही है भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल 3। क्वेश्चन 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। रीजन की बात करनी है, फेमस फॉर कल्टीवेशन। पंजाब जो है वो किसके लिए फेमस है भाई, वीट के लिए, बच्चे बच्चे को पता है। केरला कॉफी के लिए। ग्राउंड नट के लिए कौन सा फेमस है, महाराष्ट्र, ठीक है। सो कॉफी के लिए फेमस कौन है भाई, कॉफी के लिए कर्नाटका फेमस है। केरला इज फेमस फॉर रबर, ठीक है ना, केरला इज फेमस फॉर रबर। कॉफी के लिए कर्नाटका फेमस है। असम इज नॉट फेमस फॉर ग्राउंड नट यार, इट इज फेमस फॉर टी। एंड महाराष्ट्र इज फेमस फॉर जूट, है ना। मिलेट्स के लिए फेमस है महाराष्ट्र, बहुत सूखा पड़ता है भाई वहाँ पे, बुंदेलखंड रीजन मतलब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सूखा एरिया बहुत ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे मिलेट्स बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। एंड उत्तर प्रदेश इज नॉट फेमस फॉर जूट, इट इज फेमस फॉर व्हाट, इट इज फेमस फॉर शुगर केन।
यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है भाई कॉफ़ी के लिए, हाँ बोल भी सकते हैं केरला में है कॉफ़ी उगाया जाता है, तो इस प्रकार सही बोल सकते हो, बिकॉज कॉफ़ी केरला कर्नाटक दोनों में उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो कॉफ़ी है वो कहाँ पे उगाया जाता है? फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ केरला इज नॉट फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी यार, इट इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हाट? इट इज फेमस कल्टिवेशन ऑफ रबर। तो चलो इसको मान के चलते हैं, बिकॉज उस एरिया में उगता भी है बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ एरिया में, ठीक है। तो करेक्टली में जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन गेट मोर रेनफॉल देन टेम्परेट रीजन। सिंपल सी बात है यार, आप इंडिया को कंपेयर करो किसी ने जो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, आप अमेरिका से कंपेयर करो जहाँ पे टेम्परेट रीजन में लाई करता है, वहाँ बारिश कम होती है। इन ट्रॉपिकल जोन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन रिसीविंग स्ट्रॉन्गर अपवेलिंग ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड रिजल्टिंग इन कूलर टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। ईस्टर्न सेक्शन ऑफ किसकी बात की जा रही है? ओशन की। सपोज करो ये अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, तो ये ओशन है। ओशन का ईस्टर्न सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन जहाँ पे हमारे पास डेजर्ट पाए जाते हैं। डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पे क्या होता है? कूलर टेम्परेचर होता है, इसी तो डेजर्ट पाए जाते हैं। बिकॉज कूलर टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन नहीं हो पाता, बादल नहीं बन पाते, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट बन जाते हैं। सो ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर कूलर इन ट्रॉपिकल जोन्स। ओके यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोंडवाना लैंड। जो पेंजिया था, पेंजिया जो था वो गोंडवाना लैंड में, और है ना लॉरिशिया एंड गोंडवाना लैंड के अंदर टूट गया था, ठीक है। गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन कौन से हैं भाई? गोंडवाना लैंड इज द नॉर्थन पार्ट, नॉट इज द साउदर्न पार्ट, ठीक है। एंड गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट था। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका वेयर द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लेसेस इन द न्यूज़ रिसेंटली। जो एजियन सी है क्या वो मेडिटेरियन सी का पार्ट है? बिल्कुल सही बात है यार, जो बीबी मैडम हमने याद रखा था ट्रिक, ठीक है। तो बॉस्फोरस स्ट्रीट जो है वो किसके बीच में? ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा के बीच में, एंड एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में डार्डेनेल है यार, ठीक है। सो जो एजियन सी इज अ पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, हाँ बिल्कुल सही बात है। जिमिनी आइलैंड इज ऑल्सो नोन स्नेक आइलैंड, इज लोकेटेड इन द ब्लैक सी। बिल्कुल सही बात है यार। एंड पार्सल आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्सल आइलैंड साउथ चाइना सी में है। जो आइलैंड साउथ चाइना सी को अरेंज करना नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन ओशन डाइपोल। हमको बात करनी है आईओडी की, इंडियन ओशन डाइपोल की। अ पॉजिटिव आईओडी अकर व्हेन द सी सरफेस टेम्परेचर आर ग्रेटर देन द नॉर्मल इन द अरेबियन सी। सपोज करो ये अरेबियन सी है ना, ये हमारे पास ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे क्लाउड ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, क्लाउड ज़्यादा फॉर्मेशन होगा तो इस प्रकार से ज़्यादा बारिश होगी। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इज एसोसिएटेड विथ मोर रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, और रेनफॉल ज़्यादा करना है तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? अरेबियन सी में ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि ये बोल रहा है, तो सी दिस इज करेक्ट। आईओडी ब्रेक डाउन अकर व्हेन द मानसून ट्रफ मूव इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है। जब ये हमारे पास मानसून ट्रफ है वो नीचे जब शिफ्ट हो जाएगा तो जो टेम्परेचर वाला, जो कम टेम्परेचर वाला जो रीजन है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आईओडी का ब्रेक डाउन हो जाएगा। पॉजिटिव आईओडी इज एसोसिएटेड विद लो मानसून रेनफॉल, नो इट इज एसोसिएटेड विद मोर रेनफॉल। अभी देखा हमने, तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शाका रूलर इन द एंशिएंट इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। शाका रूलर के बारे में बात करनी है। रुद्रदमन वन वॉज मोस्ट फेमस शाका रूलर इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, रुद्रदमन वॉज मोस्ट फेमस शाका रूलर। बिल्कुल सही बात है। रुद्रदमन वन ने क्या किया था? जो सुदर्शना लेक था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था भाई, रिपेयर कराया था, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए बहुत फेमस है यार, ठीक है। बाकी तो ये सुदर्शन लेक एंड कठियावाड़ रीजन में जो था उसको इसने कराया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। रुद्रदमन इशू द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑफ खोरिनजमियन स्क्रिप्ट, गलत। एंड जो खोरिनजमियन स्क्रिप्ट था, रुद्रदमन संस्कृत के लवर थे ना भाई, खोरिनजमियन स्क्रिप्ट के नहीं। ये बोल रहा है अरबा
Artabanus II, governor of the Saka dynasty, who proclaimed himself as the king and founder of the Indo-Pathan. No. गोंडा आदमी कौन था भाई? गोंडा फेर्स। गोंडा फेर्स जो था वो हमने आपको किंग मानता था एंड फाउंडर मानता था इंडो पार्थियन डायनेस्टी का। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट है जो कि ए नंबर है, बाकी सब गलत हैं यार। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। हमको मौर्यन एम्पायर की बात करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द व्यवहारा समता एंड दंड समता इन्फ्यूटेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नो, ये ऑल सेक्शन को इन्फ्यूट नहीं किया, बिकॉज विवहारा संहिता और दंड संहिता जो था वो एक तरह से इक्वालिटी लाता था। इक्वालिटी इन दी लॉ, इक्वालिटी इन लॉ मतलब इनडिस्क्रिमिनेट, जो डिस्क्रिमिनेशन था है ना, जो नियम बनाए गए थे जैसे कि सोसाइटी को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे जो कि ब्राह्मण्स ने बनाए थे उसको एक तरह से अपोजिट बना रहा था, उसको इक्वलाइज कर रहा था ये, है ना। तो उसीलिए जो ब्राह्मण्स थे ना वो यहाँ पे इससे इन्फ्यूटेड हो गए थे, नॉट ऑल सेक्शन, ठीक है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंटी-सैक्रिफाइस एटीट्यूड ऑफ अशोका एडवर्सली अफेक्टेड द इनकम ऑफ ब्राह्मण्स। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ब्राह्मण का मेन इनकम तो यहीं से होता था यार, सैक्रिफाइसेस से, ठीक है। अशोका मेड लार्ज डोनेशन टू द बुद्धिस्ट मॉन्क विच लेफ्ट द रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी। बिल्कुल सही बात है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? तो ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग बिलोंगिंग टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century are represented by a group of miniature generally designated as the Kulhandar group. Which of the following statement is not correct in the context of Kulhandar group miniatures? है ना, कुलहंदर ग्रुप मिनिएचर्स के बारे में हमसे गलत पूछा गया है। The style of this miniature is marked by use of brilliant contrasting colors. बिल्कुल सही बात है। The transparent drapery and the appearance of conical cap on which the turban are worn by the male figure is a prominent feature of this style. ये भी सही है यार। It include illustration of चौरा पंशिका by बिल्हन, गीता गोविंदम, भगवता पुराण एंड रागमाला। बिल्कुल सही बात है। And Kalchakra Katha is a prominent theme of this miniature. No, Kalchakra Katha is associated with Jain text यार, it is associated with Jain text and these are not Jain text, these are Hindu text, ठीक है ना। ये जो हमारे पास कुलंदर ग्रुप है ना ये हिंदू टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म वैशेषिका न्याय समाख्या। वैशेषिका न्याय समाख्या, दिस आर व्हाट? दिस आर सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। है ना, 6 हमारे पास ग्रुप्स हैं फिलोसफी के, वैशेषिका, न्यायस, समाख्या, अद्वैता, योगा, वेदांता। क्वेश्चन 29 है, विद रेफरेंस टू तमिल लिटरेरी वर्क कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तोल्कापियम, अ तमिल वर्क ऑन फिलोसफी एंड वाइस मैक्सिम। नो, तोल्कापियम जो है एक ग्रामर की बुक है भाई, ग्रामर एंड पोएम्स हैं तोल्कापियम के अंदर। शीलपदिकरम इज अ लव स्टोरी। बिल्कुल सही बात है। शीला जो थी यहाँ पे लड़की है समझ लो, और इस प्रकार से यहाँ पे इसकी लव स्टोरी, गाना था शीला की जवानी, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी लव स्टोरी से रिलेटेड करके सही हो जाएगा ये। एंड मनी मेकलाई तमिल वर्क ऑन ग्रामर एंड पोएट। नो, मनी मेकलाई जो है कोवलन एंड माधवी के बारे में है, कोवलन एंड माधवी के एक बच्ची के बारे में है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 1, आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथ रेफरेंस टू द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इवॉल्व एज द लास्ट ट्रीटीज ऑफ वैदिक लिटरेचर नोन एज वेदांगास। इनमें से वेदांगास कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्पा, सर्गा, निरुक्ता, वंशा। तो इसके अंदर वेदांगास, कल्पा इज अ वेदांगा, वेदांगास, निरुक्ता इज अ वेदांगा, ठीक है, एंड शिक्षा इज अ वेदांगा, है ना। सर्गा एंड वंशा नॉट वेदांगास। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन 31 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने, है ना। इसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, हर समाज के हर रिलीजन पे हमारे पास क्या करेंगे, एक तरह से लड़ाई झगड़े को उठा कर रखेंगे। सो यूनिवर्सल पीस की बात करता था ये। Which of the following Mughal emperor invited two Persian artists Mir Said Ali and Abdus Samad to establish a studio in his court
एंड कैरी रॉयल पेंटिंग्स। तो किन्होंने यहाँ पे रॉयल पेंटिंग्स के लिए 2 पर्सन को इनवाइट किया था, और है ना हुमायूं ने। ओके, बाबर के सन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन 13th सेंचुरी द तुर्किश रूलर हैड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर कोवर्टिंग मालवा एंड गुजरात। इन 13th सेंचुरी द तुर्किश रूलर हैड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर कोवर्टिंग मालवा एंड गुजरात, है ना। इन 13th सेंचुरी द टर्किश रूलर हैड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर कोवर्टिंग मालवा एंड गुजरात बिकॉज दी फर्टाइल पॉपुलस लैंड। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास टर्किश रूलर थे वो हमारे पास मालवा एंड गुजरात पे क्यों अटैक करते थे भाई? बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल लैंड था एंड पॉपुलस लैंड था। एंड द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू कंट्रोल वेस्टर्न पोर्ट, ये भी सही एक तो कारण है भाई। एंड इट वुड हेल्प टू सिक्योर बेटर कंट्रोल टू द सप्लाई ऑफ हॉर्सेज, बिकॉज अरेबिया से जो हॉर्सेज आते थे वो वेस्टर्न कोस्ट में आते थे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा ऑल 3, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 34 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिरोज तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी इन डेक्कन। फिरोज तुगलक ने क्या शिफ्ट किया था दिल्ली से देवनागरी में कैपिटल को? नो, फिरोज तुगलक ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? शिफ्ट किया था भाई दिल्ली टू देवगिरी, दैट इज दौलताबाद। दिस इज इनकरेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। देखो टोकन करेंसी इंडिया में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बट नॉट इन द वर्ल्ड, बिकॉज पहले से भी चाइना एंड इराक में, ठीक है, 13th सेंचुरी में तुगलक रूल करते थे, उससे पहले भी हमारे पास इराक एंड चाइना में देखने को मिलता था ये। सो इट इज़ नॉट द फर्स्ट, ही वॉज नॉट द फर्स्ट। इब्न बतूता विजिटेड दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही थे, पागल थे, इसीलिए उसको कैद करके बहुत सारे उसके साथ कांड किया गया था। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 35 है, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली अ नोबल मैन कुड बी और ओनली अ नोबल मैन कुड बी अपॉइंटेड एज अ चीफ बैरिद। दिल्ली सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ एक नोबल मैन को ही चीफ बैरिद अपॉइंट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जिस पे विश्वास होगा उसी को तो क्या करेंगे, चीफ बैरिद बनाएंगे यार, है ना। बैरिद आर व्हाट? दिस आर इंटेलिजेंस एजेंट। Wakil I Dar was responsible for maintenance of proper decorum at the court and placing nobles in their proper order of precedence at formal reception। बिल्कुल सही बात है, जो वकील आई दर थे वो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम एट द कोर्ट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया, दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 36 है, विथ रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। हमको बात करनी है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में वुमेन की पोजीशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन हैड नो राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एफर्ट लेड टू द पासिंग ऑफ हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट इन 1856 बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। एंड वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, वुड्स डिस्पैच ने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो कि हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक लेयर स्ट्रक्चर हमारे पास आया था एजुकेशन का, एंड फीमेल एजुकेशन में बहुत उसने बोला ध्यान देने की बात की जानी चाहिए, ऐसे बोला वुड्स डिस्पैच में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करनी है। द पोर्तुगीज ब्रॉट यूरोपियन मूवेबल मेटल टाइप टू गोवा इन 1550। बिल्कुल सही बात है, पोर्तुगीज ने क्या किया था, जो यूरोपियन मूवेबल मेटल थे उसको कहाँ पहली बार लाया था, गोवा के अंदर। द इंग्लिश कंपनी इम्पोर्टेड प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया इन 1674-75 एट द रिक्वेस्ट ऑफ भीमजी पराक। बिल्कुल सही बात है, प्रिंटिंग प्रेस लाया था इनके कहने पे। एंड द इंग्लिश कंपनीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद प्रिंटिंग प्रेस वाज एट कोलकाता, नो इट इज एट सूरत। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ सिविल जुडिशरी सेट अप बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल जुडिशरी का सिस्टम बनाया था, उसके बारे में हमको बताना है। द लोएस्ट कोर्ट वाज द मुंसिफ कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, लोएस्ट कोर्ट कौन सा था, मुंसिफ। उससे ऊपर
दीवान है ना, दीवानी अदालत, एंड सबसे ऊपर क्या था, दीवानी अदालत से ऊपर क्या था, प्रोविंशियल कोर्ट, एंड प्रोविंशियल कोर्ट से भी ऊपर था सदर दीवानी अदालत, ठीक है। सो हायर कोर्ट वाज दीवानी अदालत, ये भी सही है भाई। एंड प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, नो, प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो दीवानी अदालत के बाद आएगा, एंड प्रोविंशियल कोर्ट के बाद भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सदर दीवानी अदालत, जो कि विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली टू, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग, सेपरेट इलेक्टेड फॉर शेड्यूल कास्ट वाज एबॉलिश, सेपरेट सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर रिटेन फॉर द शेड्यूल क्लास पीपल, द पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड। हमसे पूछा हाउ मेनी ऑफ देवर आर द आउटकम ऑफ द पूना पैक्ट, पूना पैक्ट का क्या क्या आउटकम था, पूना पैक्ट में जो बी.आर. अम्बेडकर थे और गांधी जी ने आपस में जो बातचीत की थी उसका क्या क्या हमारे पास आउटकम था, ये हमसे पूछा गया है। तो जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे वो एबॉलिश कर दिए गए, है ना। एबॉलिश करने से फिर उनको क्या फायदा देंगे, बोले गांधी जी ने बोला कि हम आपको रिजर्व सीट देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, आप इसको हटा दो सेपरेट इलेक्टोरेट को, तो ये भी सही है। एंड पूना पैक्ट ने क्या किया, जो कम्युनल अवार्ड्स थे उसको हटा दिया, एक प्रकार से उसका अमेंडमेंट कर दिया, है ना। पूना पैक्ट को अमेंडमेंट माना गया कम्युनल अवार्ड पे गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, ऑल थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत ब्रांड, भारत ब्रांड की बात करनी है। इट इज अ लेबल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड ग्रेन टू दी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज फ्री ऑफ कॉस्ट। नो, यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को खाना देने की बात नहीं करते, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोगों को खाना देने की बात करते हैं। And only essential goods covered under the Bharat brand, no, essential plus rice, essential plus food grains, ठीक है। फूड ग्रेन्स अंडर द भारत ब्रांड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस इंडिया। तो जो यहाँ पे भारत ब्रांड के अंदर जो फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो किसके थ्रू होता था, नॉट फेयर प्राइस शॉप, केंद्रीय भंडार के थ्रू होता था, केंद्रीय भंडार, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर्स के थ्रू होता था, ठीक है। हमारे पास जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन है ना, लिमिटेड है, नाफेड है, उसके अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। नॉट अंडर दी फेयर प्राइस शॉप। तो हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको मानेगा भाई, आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो बच्चा को पता कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने ऊपर बर्डन है एक प्रकार से, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। अगर आपने जो लोन्स लिए हैं किसानों ने उसको आपने माफ कर दिया तो भी हमारे पास फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। अगर आपने कंप्यूटराइजेशन कर दिया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट इज इन्वेस्टमेंट, यस, है ना। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, ये तरह सड़ने से खाना को बचाएगा, है एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 3 इज इन्वेस्टमेंट, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिलीफ दैट अ नेशन वेल्थ इज डिटरमाइंड बाय इट्स सप्लाई ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर, a focus on increasing exports and decreasing imports, government intervention in the economy to promote exports and protect domestic industries, focus on increasing free trade, a belief in low tariff. How many of the above are the key features of mercantilism? mercantilism की फीचर्स की बात करें तो देखना, फ्री ट्रेड प्रमोट करने की बात नहीं करता भाई, जो मर्केंटलिज्म है वो लो टैरिफ की बात नहीं करता, हाई टैरिफ, आप बाहर से कोई भी चीज़ ला उसमें हाई टैरिफ लगेंगे, है ना। फ्री ट्रेड की बात नहीं करता भाई, हमारा ट्रेड ज़्यादा होना चाहिए दूसरे का ट्रेड कम होना चाहिए, ऐसा बात करता है ये, है ना। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स की बात करता है, डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स की बात करता है ना। हमारे पास प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट को और प्रोटेक्ट करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ये बात करता है मर्केंटलिज्म यार, ठीक है। यहाँ पे हम यही बोलता है मर्केंटलिज्म कि हमारे पास जितना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर का सप्लाई होगा हमारा वेल्थ उतना ज़्यादा ही होगा, ऐसा कौन बोलता है, मर्केंटलिज्म बोलता है। तो इनमें से 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाकी 2 जो है वो नहीं बताते ऐसे। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मेनी ऑफ दी अबव मेंशन आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम, ठीक है। इनमें से ऊपर में कौन कौन से जो दिए हैं ट्रांसफर इनकम के टाइप हैं हमसे पूछा गया है, एग्जांपल से ही हमसे पूछा गया है। टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, हमने ये बोला हमें जो टैक्सेस दे रहे हैं वो ट्रांसफर इनकम नहीं है भाई, ट्रांसफर इनकम डायरेक्ट जो सब्सिडीज डायरेक्ट जो पैसा मिलता है लोगों को वो हमारे पास ट्रांसफर इनकम जो कि गवर्नमेंट देती है। ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर इनकम। देखो ये पहला वाला जो है ना वो ट्रांसफर इनकम है, बिकॉज
व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? यार ट्रांसफर इनकम मतलब एक तरह से वन वे है, वापस से सर्विस आप रिटर्न में नहीं दे रहे हो। सपोज करो आपने गवर्नमेंट को टैक्स किया था, सर्विस आपको गवर्नमेंट देती है, सर्विस में वापस कुछ नहीं देती ना, तो इस प्रकार से वो ट्रांसफर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन भी है, आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि आपने वापस से सर्विस दिया नहीं दिया, सो वन वे ट्रांसफर से बोलते हैं इनकम ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर इनकम। बट जो सब्सिडीज प्रोवाइड टू द सिटीजन ऑफ द बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, नॉट इनकम, बिकॉज पैसा तो आ नहीं रहा है, यही पैसा जा भी नहीं रहा है। सो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 44 है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ मॉडल दैट शोज हाउ मनी फ्लोज थ्रू एन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। ठीक है ना, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका इम्प्लीकेशन कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। हाउस होल्ड एंड बिजनेस आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जिसमें गवर्नमेंट होता है भाई, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर होता है, यहाँ पे हाउस होल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन मार्केट होता है, ठीक है, फर्म्स होते हैं, तो ये सब हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में हमारे पास हाउस होल्ड एंड बिजनेस आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। इनकम मस्ट बी स्पेंट इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इनकम, बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन द सर्कुलर फ्लो टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स, ये भी सही बात है यार, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ क्लोज सिस्टम, नो क्लोज नहीं है भाई, बाहर से फॉरेन मार्केट से हम घुस रहे हैं ना, सो इट इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ पीरियड ऑफ टाइम माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन प्रोडक्शन। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज GVA माइनस डिप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज व्हाट? GVA माइनस डिप्रिसिएशन। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? GVA is the good measure of economic growth than an NP when depreciation is high। सपोज करो डिप्रिसिएशन हाई है तो जो GVA होगा उसमें बहुत सारा चीज़ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या ये हमारे पास गुड मेजर होगा? भाई नहीं होगा। GVA इज अ गुड मेजर, GVA मेजर करना आसान है भाई, डिप्रिसिएशन मेजर करना मुश्किल है, तो GVA इज अ गुड मेजर व्हेन डिप्रिसिएशन इज लो, तो हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली भाई तुम GVA इज व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जब डिप्रिसिएशन हाई है तो आपको करना पड़ेगा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास समझना पड़ेगा, जिससे हम मेन आइडिया लेते हैं कि हाँ भाई इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसमें लिए हमको क्या करना पड़ेगा? GVA माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। सो GVA इज नॉट द गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन डिप्रिसिएशन इज हाई, so this is incorrect है यार, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। and GVA is better, NP is better measure of economic growth than GVA when depreciation is low, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही हमेशा, डिप्रिसिएशन का कितना नहीं होता है। GVA कैन बी यूज टू कंपेयर द साइज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, बिल्कुल सही, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इससे। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी यूज टू कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल सही है, जिसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा यार। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्विट्स देयर जॉब एट अ लार्ज टेक कंपनी टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, दे स्पेंड सेवरल मंथ्स वर्किंग ऑन देयर बिजनेस प्लान एंड डेवलपिंग देयर ओन प्रोडक्ट। Once their product is ready to launch, they start hiring employees. It is an example of which type of unemployment? मतलब वो आदमी इंजीनियर तो था, उसके पास स्किल्स तो थे, बट वो तब भी अनएम्प्लॉयड था, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है भाई। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब दो जॉब्स के बीच में हमारे पास क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट उसका बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एक आदमी ने क्विट कर दिया जॉब फॉर बेटर जॉब इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहाँ मिसमैच है, मिसमैच बिटवीन व्हाट, जो वर्कर के पास जो स्किल है एंड जो एम्प्लॉयर जो है ना, जो नीड करता है जिस स्किल की, दोनों के बीच में मिसमैच है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको चाहिए टेक्नीशियन, लेकिन उसके पास नॉलेज है मेडिकल प्रोफेशनल वाला, तो वो नहीं कर पाएगा। सो ये हमका बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। हमसे यहाँ पूछा गया कोई क्विट कर रहा है एक जॉब को दूसरे जॉब के चक्कर में, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इनकम इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं भाई? सोशल सेफ्टी नेट से, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ से, क्या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन से हम इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं?
देखो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स सपोज करो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो हर आदमी जैसे 10 लाख कमा रहा है कोई आदमी, सो उसका 1 लाख कमा रहा है, उसको 10% टैक्स में देगा। 100 रुपये कमा रहा है तो 10% टैक्स में देगा, तो इसका भी 10 रुपये जा रहा है, और इसका कितना जा रहा है भाई, 1000 जा रहा है, नहीं 10,000 जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है, ठीक है ना, फिक्स रेट में वहाँ पे वो क्या करते हैं, देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, नो गरीब तो साला 10% 10 रुपये जा रहा है, तो हम क्या करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है जिसमें हमारे पास जो ज़्यादा पैसा कमाता है ज़्यादा % इनकम देगा, जो हमारे देश में होता है भाई, ठीक है। जो कम कमाता है 8 लाख से कम या फिर 1 लाख से 2-3 लाख से, जो क्राइटेरिया है, ठीक है, हर साल अलग अलग होता है, बट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या हो, जो ज़्यादा पैसा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विल हेल्प इन व्हाट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अमीरों से लेगा और गरीबों को देगा। सो ये इनकम इनइक्वालिटी को रिमूव करने में हमको मदद करेगा। नॉट प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव विल हेल्प अस। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया तो करेक्ट हो जाएगा ओनली टू सोशल सेफ्टी नेट्स एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज हमको क्या करेंगे, इनकम इनइक्वालिटी को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैगफ्लेशन। नाम से समझ आ रहा है, स्टैगफ्लेशन मींस स्टेगनेंट इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है भाई, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुका होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सब चीज़ भाई। अगर हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताना है। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, क्या वो नीति आयोग का एक ऑर्गन है? नहीं भाई, क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये अपने आप में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, नॉट नीति आयोग। इट मैनेज फंड्स विच आर रजिस्टर्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है ना। इट मैनेज फंड्स विच आर रजिस्टर्ड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, EPES, ठीक है, फिर E स्क्वायर पीस से पीस, ऐसा पीस होता है ना, पीस। सो E स्क्वायर PS मतलब इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 4 पिलर्स हैं भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के। कौन कौन से, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, विद रेफरेंस टू द टर्म सप्लाई इन एन इकोनॉमी। हमको बात करनी है कि इकोनॉमी के जो टर्म अंदर सप्लाई का जो टर्म है उसके बारे में बात करनी है। तो सप्लाई के बारे में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। सप्लाई में हमारे पास एक डिजायर्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है, हमारे पास पार्शियल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्राइस डिपेंडेंस होता है, प्राइस डिपेंडेंसी होता है एंड टेम्पोरल एस्पेक्ट होता है। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सही बात है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई इज ऑलवेज expressed in the terms of price, yes, and supply is always considered as a term of period। बिल्कुल सही बात है यार। एक्सप्रेस किया जाता है प्राइस के टर्म में एंड कंसिडर किया जाता है पीरियड में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ऑल 3। इसी में के अंदर इसी को डिराइव कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सडन सर्ज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिजनेस में बी एबल टू रेज प्राइस विदाउट लूजिंग कस्टमर, नेचुरल डिजास्टर, ट्रेड डिसरप्शन और लेबर शॉर्टेज, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज, प्रमोटिंग ऑफ कंपटीशन बाय गवर्नमेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट आर कॉज ऑफ स्क्यूफ्लेशन। हमसे पूछा गया है स्क्यूफ्लेशन के कॉज कौन कौन से हो सकते हैं।
स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन में कुछ पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं ना उनमें ग्रोथ देखने को मिलता है, कुछ पार्ट्स में, सम पार्ट में क्या देखने को मिलता है, सम पार्ट में स्टेगनेंट रहते हैं। सो ये कब देखने को मिल सकता है भाई, एक्सपांशनरी मॉनेटरी। देखो जब प्रमोट करने की बात होगी कंपटीशन बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें तो हमारे पास कुछ पार्ट जो होंगे उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, कुछ में बराबर रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कंपटीशन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हर पार्ट को ग्रोथ करना चाहेगी, ठीक है, तो फोर्थ नहीं होगा। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट ग्रोथ करें, कुछ पार्ट ग्रोथ ना करें। डिजास्टर के समय सपोज करो सैनिटाइजर का ग्रोथ हुआ है ना, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जा सकती हैं, कुछ चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो बहुत ज़्यादा पानी खाना उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है ना। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, बाकी जिसका डिमांड नहीं हो तो उतना स्टेगनेंट रहेगा, तो ये स्क्यूफ्लेशन का कारण हो सकता है। सो कॉजेस ऑफ स्क्यूफ्लेशन हमसे पूछा गया है, कॉजेस ऑफ स्क्यूफ्लेशन में ओनली 3। क्वेश्चन 53 क्या है भाई, क्वेश्चन 53 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड दैट टैक्सेस पीपल पे शुड रिलेटेड टू देयर इनकम और वेल्थ। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है टैक्सेशन का वो बोलता है दैट टैक्सेस पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये भी सही है भाई। प्रोग्रेसिव हमने देखा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टेक्स दैट लार्जर शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पुअर फैमिलीज देन इट डज फ्रॉम रिचर्स फैमिलीज, नहीं हमने देखा प्रोग्रेसिव टैक्स में जो ज़्यादा पैसा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड ईजियर टू कलेक्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक हमारे पास इनकम टैक्स को कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक हमने बताया, सपोज करो आप जो टैक्स लगा रहे हो खाने पे, कुरकुरे तो कोई भी खरीद रहा है, दूध कोई भी खरीद रहा है, तो डायरेक्टली वहाँ पे कंज्यूमर पे वो हम खरीद ले रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर से। तो करेक्ट हमसे पूछा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन 54 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चिल्का इज अ ब्रेकिश वाटर लेक, बिल्कुल सही बात है यार। चिल्का इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी वाटर फाउल फाउंड एनीवेयर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एनीवेयर क्या, ये जो माइग्रेटरी वाटरफॉल है वो कहीं भी पाए जाते हैं, कहीं भी नहीं, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विंटरिंग ग्राउंड है। एंड चिल्का लेक हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज दी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड रामसर साइट। याद रखना कन्वर लेक बहुत इंपॉर्टेंट था, बिहार में है कन्वर लेक जो कि जिसको डेजिग्नेट किया गया, इट इज दी ओनली वेटलैंड इन बिहार विच इज डेजिग्नेटेड एज दी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 55 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन, हमको बात किसकी करनी है, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करनी है। इट कैन हेल्प ट्रांसपोर्ट इन्वेजिव मैराइन स्पीसीज देयर बाय थ्रेटनिंग मैराइन बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब, बिल्कुल सही बात है यार। इट कैन इंटरफेयर विद द फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म, ये भी सही बात है। इट कैन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन, बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से मीथेन एमिशन बढ़ सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 56 है कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन अ फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, इंक्रीजिंग द अल्कालिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated water. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? हमको बात करनी है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन की। तो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, ग्राउंड बेसाल्ट जो होता है उसको हम फार्मलैंड में एक्सटेंसिवली स्प्रे कर देंगे तो कार्बन कैप्चर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। एल्कलिनिटी इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग लाइम, जब सॉइल में एल्कलिनिटी लाइम बढ़ा, जब उससे में लाइम डाल देंगे तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा तो जो CO2 है उसको कैप्चर कर लेगा यार। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ये भी हम एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन में, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 57 है विथ रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एक नियम के अंदर बना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट के अंदर बना गया है। एंड द 4 ईयर टाइगर सेंसस इज लेड बाय NTCA, ये भी सही है भाई। एंड M-Stripes इज वन ऑफ द इनिशिएटिव अंडर द NTCA, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कर जाएगा ऑल 3, है ना। ये जो M-Strip है ये क्या है,
It is what? It is software based. It is software based tiger monitoring system. Okay. Question number 58 है with reference to the extended producer responsibility, consider the following statement. The e-waste management and handling rules 2011 introduced the EPR for the first time in India. बिल्कुल सही बात है, बट मेनली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. EPR aims to improve waste management and ease the pressure on local authorities. ये भी सही है भाई, एंड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 59 है विद रेफरेंस टू सी ग्रासेस. देखो दो चीज़ होती है, एक तो सी ग्रासेस हैं, एक है सी वीड्स. तो देखो सी वीड्स के अंदर रूट नहीं होते भाई, है ना. सी ग्रासेस आर एना दिस आर फ्लावरिंग प्लांट्स. दोनों में कंफ्यूज नहीं होता. तो यहाँ पे ये पहला वाला सी ग्रासेस की बात की जा रही है, एंजियोस्पर्म के मेंबर हैं ये. विद रेफरेंस टू सी ग्रासेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट दैट ग्रोज सबमर्ज इन शैलो मराइन वाटर लाइक बेस एंड लगून. बिल्कुल सही बात है, बेस एंड लगून से पाए जाते हैं. एंड दे डू नॉट हैव रूट स्टेम एंड लीव्स. नो, दिस आर एंजियोस्पर्म, दिस आर फ्लावरिंग प्लांट्स. इनमें रूट स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं. दे फोटोसिंथेसाइज एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. ये भी सही है. दे आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका. ये भी सही है. एंड दे अकर ऑल अलोंग दी कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, मेनली इन दी पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, इन तमिलनाडु. करेक्ट है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया. कट जाएगा 1 2 4, ओनली 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरल रीफ्स. हमको बात किसकी करनी है? कोरल रीफ्स की बात करनी है. द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स इज बिटवीन 23 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल सही बात है यार, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इनको, ज़्यादा नहीं ना, कम नहीं. कोरल रीफ्स ग्रो बेटर इन शैलो वाटर हैविंग अ डेप्थ ऑफ लेस देन 50 मीटर. बिल्कुल सही है, बिकॉज सनलाइट से क्या होंगे, जो पॉलिप्स हैं वो इजीली जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं वो हमारे पास इजीली फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे. कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली अंडर सेलाइन कंडीशन. बिल्कुल सही बात है. विद एन एवरेज सैलिनिटी बिटवीन 27 to 40%. फ्रेश वाटर में मुश्किल है इनका मिलना. करेक्ट हमसे पूछा गया है, ऑल 3 इज करेक्ट. कोल्ड वाटर हॉट वाटर में पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, बट फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते. क्वेश्चन नंबर 61 है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड. तो जो महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गोवा के अंदर में है भाई. क्वेश्चन नंबर 62 है विथ रेफरेंस टू, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जा रहा है बिकॉज एस्चुरीज के फॉर्मेशन और इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये. विथ रेफरेंस टू सिल्वो पास्चर सिस्टम, हमको बात करनी है सिल्वो पास्चर सिस्टम की. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सिल्वो पास्चर सिस्टम इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट हार्मोनियसली इंटीग्रेट ट्रीज, फोरेज एंड लाइफ स्टॉक ऑन द सेम लैंड. बिल्कुल सही बात है. Silvopasture can play a vital role in Silvopasture can help or can play a vital role in reversing the negative trend of deforestation for pasture land. Silvopasture practice can enhance water storage potential of soil. बिल्कुल सही बात है. Silvopasture सिस्टम हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम पेड़ों को उगाते हैं, वहाँ के लाइफ स्टॉक्स को क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं. ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ऑल 3. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 63 है. एसिड रेन इज कस्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ एनवायरमेंट. एसिड रेन इज कस्ड बाय द पॉल्यूशन, नॉट पॉपुलेशन यार. एसिड रेन इज कस्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि नाइट्रिक एसिड बनाएगा जब वाटर से मिलेगा. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जब वाटर से मिलेगा. तो ये एसिड रेन इस प्रकार से कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 है यार. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द न्यूक्लियर प्लांट्स. न्यूक्लियर प्लांट से क्या क्या रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलते हैं? क्या आर्गन 41 निकलता है? बिल्कुल सही बात है. कोबाल्ट 60 निकलता है यार. सीजियम 137 भी निकलता है. स्ट्रोंसियम 90 भी निकलता है. ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव वेस्ट जो कि हमको देखने को मिलते हैं कहाँ से? न्यूक्लियर प्लांट. ओके, सो क्या आंसर जाएगा? ऑल 4. क्वेश्चन नंबर 65 है. विथ रेफरेंस टू वेटलैंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Wetland can improve water quality by removing pollutant from the surface water. बिल्कुल सही बात है. They act as the kidneys of the planet, है ना. अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं lungs of the planet and wetlands are known as the kidneys of the planet. प्योरीफाई करते हैं गंदे पानी को.
World Wetland Day सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 2 February एम टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। बिल्कुल सही बात है। The Wetland Conservation and Management Rules 2010 enacted under the Environment Protection Act of 1986 make it compulsory for the state government to identify, demarcate and officially designate all wetland across the state within a stipulated period of 4 years. No, it is a stipulated period of 2 years. 2 years में सारे डेजिग्नेट करना है, ठीक है। वेटलैंड्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन। बिल्कुल सही बात है यार। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 66 है, नगोया प्रोटोकॉल समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्स, है ना। जो अपने पास बेसल कन्वेंशन है वो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के साथ एसोसिएटेड है। एंड ओजोन डिप्लेशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओके, क्वेश्चन 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। इट इज ए नॉक्टर्नल मैमल एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडियन में ही मेनली देखने को मिलता है ये नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसीलिए आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से रिलेट कर सकते हैं। एंड IUCN स्टेटस की बात करें नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल का, तो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो हमको एक चीज याद रखना है भाई, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो हमको याद रखना ही रखना है। और खास करके तो वो स्पीसीज जो कि 1 साल के अंदर न्यूज में थे, तो उसको तो पक्का याद रखना है भाई, बिकॉज क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिश्केक डिक्लेरेशन समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो जो बिश्केक डिक्लेरेशन था वो किसके रेफरेंस में न्यूज में था भाई? कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, है ना। जहाँ जहाँ पे जिस कंट्रीज में 12 कंट्रीज के आसपास जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया था, जनरली हिमालयन रेंज जो है वो हमारे पास जो उधर से हिंदू कुश माउंटेन रीजन से जो आ रहा है, जो गोबी डेजर्ट से आ रहा है, उस वहाँ से लेके जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पे जहाँ पे जनरली ये स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, उनमें जो कंट्रीज हैं जैसे कि कजाकिस्तान से उधर से लेके यहाँ पे पूरा इधर म्यांमार तक, वहाँ पे कंजर्वेशन करने की बात करते हैं। वो बिश्केक डिक्लेरेशन उसीलिए न्यूज़ में था भाई हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है, विद रेफरेंस टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंसीडर द फॉलोइंग। हमको बात करनी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 25 कवर नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कवर करता है। एंड पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द 3 ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, विथ रेफरेंस टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस दैम इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बिल्कुल सही बात है, चीफ मिनिस्टर बोल सकता है उस मिनिस्टर को तू रिजाइन कर बे, तो ठीक से मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। गवर्नर को बोल सकता है इसको हटा दो, तो हटा सकता है भाई, चीफ मिनिस्टर का ये पावर है। चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक द एडवोकेट जनरल एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल सही बात है। द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। यस, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का क्या होता है, चेयरमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, होल्डिंग लिटरेचर प्रोपागेटिंग वायलेंट एक्ट और पार्टिसिपेशन इन सेमिनार कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेररिस्ट अटैक अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वापा इन 1967। देखो भाई, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो 2 जन को अरेस्ट कर लिया गया था, है ना, कि वो हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वहाँ पे वो वायलेंट लिटरेचर रखे थे, है ना, और सेमिनार्स अटेंड किए थे, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, कोई ग्राउंड नहीं है कि आप कोई आदमी जो है वायलेंट, है ना, लिटरेचर रखा है जो कि वायलेंट एक्ट प्रोपागेट करता है, वो लिटरेचर रखा है कोई आदमी, या फिर सेमिनार को अटेंड कर रहा है टेररिस्ट एक्ट के साथ जो एसोसिएटेड है, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंदर आप सपोज करो कोई इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटी में, उनको मदद कर रहा है, से खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, है ना। किसी के पास बस लिटरेचर होना है, कोई ग्राउंड नहीं अरेस्ट करने का। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इज इनकरेक्ट देन आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 72 है,
स्टेटमेंट 1, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय इट्स मेंबर। नो, लोकसभा में ही स्वीपरशिप लोअर हाउस में ही हमारे पास क्या होता है, लोअर हाउस के अंदर ही हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जा सकता है, नॉट इन दी अपर हाउस लाइक लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फिर से फर्स्ट इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सीधा डी, क्योंकि भाई मेजोरिटी जो सरकार जो हम बनती है वो लोकसभा से बनती है ना। क्वेश्चन नंबर 73 है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर। नो, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता भाई। एंड द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, वो किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में जाकर सुन सकता है, बैठ सकता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट एज पर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार। सेंट्रल लिस्ट के अंदर हमारे पास टैक्स, फाइनेंस आता है, कम्युनिकेशन आता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एंड द सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही बात है ना। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल सही बात है यार। 13 इशू अलर्ट्स एंड एडवाइजरीज रिगार्डिंग लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स। बिल्कुल सही बात है। जो 13 है ना भाई, वो हमारे पास एडवाइजरीज रिलीज करता है रिगार्डिंग व्हाट, लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लोकपाल हैज जुरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। द आर्म फोर्सेस डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। जो आर्म फोर्सेस है क्या वो लोकपाल के अंदर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि लोकपाल जो है प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकता है, देखो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो कर सकता है एलिगेशन ऑफ करप्शन, बट आर्म फोर्सेस के खिलाफ नहीं कर सकता, बिकॉज देश की सेवा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई आदमी भ्रष्ट निकल के लोकपाल तो। सो इस तरह से आप याद रखना। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, विथ रेफरेंस टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के साथ दल बदल कानून की बात कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेंबर कैन वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी विदाउट बीइंग डिस्क्वालिफाइड। बिल्कुल सही बात है। डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों नहीं भाई, उनके खिलाफ भी अप्लाई हो सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये नॉट अप्लाई बोल रहा है ना। अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग ऑन अ पार्टी लाइन। नो 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 नो, है ना, बस वोट करने से एब्सटेन कर रहा है तो इसीलिए आप इसको डिस्क्वालिफाइड नहीं कर सकते। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, रुको रुको रुको, हमसे करेक्ट पूछा गया है ना, तो ये जो थर्ड वाला सही है भाई, बिकॉज अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, है ना, फ्रॉम एब्सटेनिंग फॉर वोटिंग ऑन अ पार्टी लाइन। बिल्कुल सही बात है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, नॉट सेंटर, स्टेट की बात कर रहे हैं। सेंटर के अंदर कोई भी अगर पार्टी के हिसाब से वोट नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज मेंबर कैन नॉट वॉलंटरी रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी विदाउट बीइंग डिस्क्वालीफाइड, है ना, अपने आप, बिकॉज हमको बात करनी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर बात करनी है ना, ऐसे की बात नहीं करनी है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जब तक सपोज करो कोई पार्टी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, वो वॉलंटरी डिजाइन नहीं कर सकता, समझ रहे हो। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, चीजें थोड़ी सी यहाँ पे है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद रेफरेंस टू द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रिविलेजेस इंजॉय किया था, याद रखना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही, ना जो कि जो एमएलए हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रिविलेज हैं वो उसकी बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिविलेजेस ऑफ पब्लिशिंग इट्स डिबेट प्रोसीडिंग एंड रिपोर्ट्स। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा हो गया, वो अपने रिपोर्ट्स कभी भी किसी को पब्लिश कर सकता है, कहीं भी पब्लिश कर सकता है ना। एंड उसके पास ये प्रिविलेज है कि जो अनजान लोग हैं उनको घुसने से मना कर सकता है, बिल्कुल सही है। एंड इट कैन इम्पोज पेनल्टीज फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, बिल्कुल सही है। आपने देखो भाई, पेनल्टीज इम्पोज नहीं कर सकता, पेनल्टीज इम्पोज नहीं कर सकता, इम्प्रिजनमेंट जरूर कर सकता है, पैसा नहीं मांग सकता कि आपने ब्रीच किया है भाई, देश के मतलब इंपॉर्टेंट मैटर में आप साला पैसा को डाल रहे हो यार। सो पेनल्टीज नहीं कर सकता, इम्प्रिजनमेंट कर सकता है ना, आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है
है ना। आप डिस्क्वालीफाई मतलब आप बैठने से मना कर सकता है, बाद में आप नहीं बैठ सकते। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या जाएगा ओनली 2। हर चीज़ में पैसा नहीं है, स्टेट लिस्ट में बहुत पैसा है, छोटी चीज़ों में पेनल्टीज इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई वो नहीं चल रहा है भाई चालान काट देंगे, गलत साइड रोड चला रहे हैं ना भाई, ये स्टेट को चलाने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नो भाई, यहाँ पे कोलिजन सिस्टम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार, अभी हमारे पास 34 जज को सेट किया गया है, बाद में मैंने कहा उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। पहले तो जब बने थे संविधान तो 7 था उस समय। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। अरे भाई किसी के रिकमेंडेशन से आप रिमूव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है भाई, है ना। यहाँ पे यहाँ पे लोकसभा के अंदर पास होता है बिल, समझ रहे हो ना, मोशन हैज टू बी पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1, आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करनी है इन इंडिया एंड यूएसए। दोनों में अंदर क्या क्या कॉमन है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस, उसकी बात करनी है अपने को। इन इंडिया और in both India and USA, the power of judicial review allow the judiciary to review and potentially invalidate laws passed by the legislative branch। बिल्कुल सही बात है। In India, the power of judicial review is restricted to constitutional matters, while in USA it extends to all legal matter। बिल्कुल सही बात है यार। In the USA, the power of judicial review is explicitly mentioned in the Constitution, whereas in India, it is implied from the Constitution। बिल्कुल सही बात है ना, नाम नहीं मेंशन है कि यहाँ जुडिशियल रिव्यू होता है जज के पास, ऐसा यूएसए के अंदर मेंशन है, बट इंडिया के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कोई भी डिसीजन जो लेजिस्लेचर ले रही है उसको रिव्यू कर सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ उससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायत found its root in the Mauryan period where self-governing local bodies play a crucial role। बिल्कुल सही बात है। पंचायत राज was constitutionally recognized as a 3-tier system under the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। बिल्कुल सही बात है। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट was instrumental in recommending the devolution of power to पंचायत। देखो भाई सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे था, ठीक है, नॉट ऑन पंचायती राज। और पंचायती राज में आपके साथ कौन कौन सी कमेटी एसोसिएटेड थे हम बोलेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, हमारे पास LM सिंघवी कमेटी, NGV राव कमेटी। तो ये सब एसोसिएटेड है किसके साथ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ, नॉट सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा ओनली 2, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम फाइंड द टर्म ट्रिपल बिलियन टारगेट्स। जो ट्रिपल बिलियन टारगेट्स था वो WHO अफेयर्स में था, वो बोलता है कि 1 बिलियन पीपल, ठीक है, WHO के बारे रेफरेंस में था, है ना, बिकॉज ये बोलता है कि 1 बिलियन पीपल हमारे पास, ट्रिपल बिलियन टारगेट में WHO क्या बोलता है 1 बिलियन हमारे पास क्या होना चाहिए 2023 तक, 1 बिलियन पीपल जो है जो कि बेनिफिट करना चाहिए किससे, है ना, 1 बिलियन पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम दी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 1 बिलियन पीपल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज, है ना। ये बोलता है 1 बिलियन पीपल जो होना चाहिए दे शुड एंजॉय बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। देखो भाई
लिमिटेड प्रिवेंटिव हम मानते हैं कि क्यूरेटिव लेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बट ये नहीं कि हम प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव और रिहेबिलिटेटिव पे पूरे फोकस ही नहीं कर रहे हैं भाई। 10% फोकस इस पे भी कर रहे हैं भाई। क्यूरेटिव पर अगर हम 33% फोकस कर रहे हैं तो हाँ 10% प्रिवेंटिव पे भी फोकस कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट यार, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देन वी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हम लोग जो पीएसएम डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है भाई, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे तो फोकस कर रहा है, इतना हम बजट भी दे रहे हैं उसको, 10% बहुत होता है भाई। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया दैट इज पीएम श्री स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर फंड करेंगे टू अपग्रेड एंड स्ट्रेंथन द सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। The purpose of scheme is to increase the quality of education provided in the government schools by taking help from the private sector. No, यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेने की बात नहीं करते हैं। जो टीचर्स हैं उनको अपग्रेड करेंगे विद टेक्नोलॉजी यार, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपग्रेड करेंगे, स्किल्स को उनको इंप्रूव करेंगे, है ना, नॉट प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वाइट करेंगे। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर द फॉलोइंग। Providing prophylactic calcium supplementation for preschool, running a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth, periodic deworming to child and adolescents. How many of the above are intentions made or interventions being undertaken under the anemia मुक्त भारत? जो अनीमिया मुक्त भारत है वहाँ पे क्या हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करते हैं? नो, यहाँ पे हम आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करते हैं। रनिंग अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग मतलब सपोज करो बर्थ हुआ है तो उसके 3 मिनट के बाद ही कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो एक्सेसिव ब्लड का लॉस नहीं होगा। सो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की बात होती है अनीमिया मुक्त भारत में। एंड पीरियोडिक डिवर्मिंग जो 1 से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चों के करेंगे, है ना, अनीमिया मुक्त भारत के अंदर। तो ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट, स्लिम स्पेसक्राफ्ट जो था वो न्यूज में था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जाक्सा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जाक्सा। जाक्सा क्या है भाई, जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 86 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट प्रयास। हमको बात किसकी करनी है, प्रोजेक्ट प्रयास की बात करनी है। इट इज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। ये जो प्रयास है वो क्या नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप करके चल रहा है भाई? ये जो प्रयास है क्या वो नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप करके चल रहा है? नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप में चल रहा है, नॉट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ मतलब नीति आयोग। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट ऑल द स्टेट लेवल इनिशिएटिव फॉर सेफ ऑर्डरली एंड वेल मैनेज इंटरनेशनल माइग्रेशन। बिल्कुल सही बात है यार, एक ऐसा पहली तरह का ऐसा प्रयास है जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं स्टेट लेवल, है ना, स्टेट लेवल जो सेफ ऑर्डरली एंड वेल मैनेज इंटरनेशनल माइग्रेशन है उनको। इट अडहियर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एंड द माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंट agri-food system in India, consider the following statement. It aimed to develop an investment and partnership strategy to advance climate resilience agri-food system among the government and farmer organization in India. बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। के इन्वेस्टमेंट फोरम में हमारे पास जो है एग्री फूड सिस्टम के लिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्ट नहीं है यार, सिंपल सी बात है, गलत होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इसका पार्ट है। एंड नीति आयोग लॉन्च दिस इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्वॉल्व है यार, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो 3rd भी गलत है। इट फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज एंड पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स फॉर फाइनेंसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 and 4, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, consider the following statement. MSME gift scheme intended to help MSME adopt green technology with interest subvention and credit guarantee support. बिल्कुल सही बात है। MSME नहीं, MSC Spice scheme is a first ever scheme of the government of India to support circular economy project which will be done through credit subsidy. ये भी सही है। The MSME scheme
ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट इज अ फर्स्ट ऑफ its kind scheme to synergize legal support with modern IT tools and artificial intelligence to address the incidence of delayed payments for micro and small enterprises। ये भी सही है, तो सब सही है भाई। जनरली इससे बड़े जो स्टेटमेंट होते हैं उनको वेबसाइट से उठाया जाता है, तो सारी चीज़ें सही होती है, तो सही चीज़ के तुक्का ये माने तो ऑल कैटेगरी आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 89 है The term hydrographic survey agreement is recently in the news in the context of hydrographic survey agreement जो था इंडिया मालदीव रिलेशंस पे था न्यूज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हमने बुलाया था ना सीवीड जो थे वो ब्रायोफाइट्स हैं बट सी ग्रासेस आर एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो सीवीड्स के अंदर क्या नहीं मिलेगा, रूट नहीं मिलेगा, स्टेम नहीं मिलेगा, लीव्स नहीं मिलेंगे, छोड़े पड़े ये प्रिमिटिव है भाई। सीवीड्स आर व्हाट, दिस आर प्रिमिटिव। सीवीड्स कल्टीवेशन इज प्रमोटेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बिल्कुल सही बात है। सीवीड्स आर मराइन प्लांट्स विथ रूट्स एंड शूट सिस्टम, नो। सीवीड्स आर यूज्ड एज एमल्सिफायर, बिल्कुल सही बात है। सीवीड्स जैसे कि हमारे पास अगार की बात करें जनरली जेलीज के अंदर है ना, जेलीज के अंदर यहाँ पे एमल्सिफायर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली टू, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेड टाइड। रेड टाइड आर कॉमनली जनरेटेड ड्यूरिंग द टोटल लूनर एक्लिप्स विच इज ऑफन कॉल्ड एज ब्लड मून। अरे भाई लूनर एक्लिप्स से कोई ज्यादा नहीं है, रेड टाइड्स आर बिकॉज ऑफ द एल्गीज, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, रेड एल्गीज, एंड दे आर नोन टू कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द कोस्टल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज रेड एल्गी क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं भाई, जिससे डैमेज होता है इकोसिस्टम को। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर प्लेसेस एंड न्यूज एंड लोकेशन। मारिनका जो है वो कहाँ पे है, मारिनका इज इन रशिया एंड नॉट इन इजराइल। बुकोस इन नाइजीरिया, बिल्कुल सही बात है, बुकोस जो है नाइजीरिया के अंदर है। बेलग्रेड जो है वेनेजुला के अंदर नहीं है भाई। बेलग्रेड कहाँ पे है, बेलग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कहाँ का, सर्बिया के अंदर, नॉट इन वेनेजुला। तो करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 93 है विथ रेफरेंस टू आंगनवाड़ी कम कर्ज इनिशिएटिव अंडर द पालना स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ द सामर्थ्य सब कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमंस को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एम्पावर करना चाहते हैं। द सेंट्रल एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू मीट द डिमांड फॉर क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटी एंड एनेबल वीमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वर्कफोर्स, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 94 है भाई, 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म रैट्स दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफन अपीयर इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बच्चे को पता है SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास रैट्स का न्यूज में रहता है। रैट्स का जो हमारे पास हेडक्वार्टर वो ताशकेंत उज्बेकिस्तान के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है कसीनी मिशन इज स्पेस रिसर्च मिशन बाय नासा। कसीनी मिशन जो है नासा का स्पेस रिसर्च मिशन है जो कि बात करता है सैटर्न के बारे में, ठीक है ना। ये बात किसके बारे में करता है, सैटर्न के बारे में बात करता है, स्टडिंग द प्लैनेट सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 96 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पिंक बॉलवर्म। जितने भी बॉलवर्म कॉटन है ना, ये सब एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। ये बॉलवर्म आर एसोसिएटेड विद व्हाट, है ना, ये कॉटन को खराब करते हैं भाई। सो द पिंक बॉलवर्म इज एन इंसेक्ट नोन फॉर बीइंग अ पेस्ट टू व्हीट फार्मिंग, नो इट इज फॉर कॉटन फार्मिंग। इट कैन अफेक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को भी अफेक्ट कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 2 ओनली, इसीलिए तो न्यूज में था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 97 है इन इंडिया एक्रीडेटेड कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन ACA वॉज इंट्रोड्यूस एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ACA जो है इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022। क्वेश्चन नंबर 98 है विथ रेफरेंस टू द अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It incorporates elements of sustainable development goals
एंड पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो एजी है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी, पेरिस एग्रीमेंट को भी, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात करते हैं। एंड जो अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव है उसको G20 की प्रेसिडेंसी जब हमारे पास इंडिया की थी 2023 में, उस समय लॉन्च किया गया क्या? नो, इसको जब हमारे पास COP 27 हो रहा था, सॉरी अभी COP 28 हुआ है ना, COP 28 UAE में हुआ है ना, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 99 है, हैटी कमिटी रिसेंटली इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट। हैटी कमिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस में न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 100 है, माउंट मरापी विच मीन्स माउंटेन ऑफ फायर इज वन अमॉन्ग्स द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो दैट इरप्टेड रिसेंटली। ये कहाँ पे है भाई? इंडोनेशिया के अंदर है माउंट मेरापी। तो इस प्रकार से जो न्यूज़ होती है ना, उसको आप करंट अफेयर से आप कंसोलिडेट करोगे तो आपके दिमाग में अटक जाएगा। हैटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, सिंपल सी बात है। मरापी देखे तो आप क्या बोलोगे? इंडोनेशिया के अंदर। न्यूज़ में था भाई, वहाँ पे एक बार है ना होगा तोगा हापाई वाला था जो कि पैसिफिक ओशन में था, यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ में था माउंट मरापी वॉल्केनो न्यूज़ में था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म पूछ सकता है, स्टेटमेंट एक्सक्लूजन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे सिंगल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब सही है भाई। ओके, सो ये टेस्ट नंबर क्या हो गया? टेस्ट नंबर 30 हो गया, जहाँ पे हमने कवर किया था कितना। इसके बाद है ना फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2, इसके बाद हम सी सेट देखेंगे और पीछे का जो खत्म छूट गया वो कवर करेंगे।